गोवा से एक ट्रेन निकलती है जिसमें 7 आदिवासी बच्चे हैं। मंजिल थी तमिलनाडु, पर रेलवे पुलिस बीच में रोक देती है। राजस्थान के एक सांसद आरोप लगाते हैं कि यह धर्मांतरण का एक पूरा इकोसिस्टम है। और ठीक इसी हफ्ते हजारों किलोमीटर दूर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक दूसरा सांसद यह कह देता है कि भारत के आदिवासी ही असली इंडिजिनस पीपल हैं। इस बयान ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासत गरमा दी है। तो आखिर ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं? धर्मांतरण का आरोप, आदिवासी पहचान की बहस और अब एक अंतरराष्ट्रीय विवाद। पूरी कहानी समझेंगे आज थिंक 360 पे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो बात करेंगे उदयपुर की बाल कल्याण समिति यानी CWC की एक टीम गोवा से 7 बच्चों को लेकर उदयपुर पहुंचती है। 2 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, उम्र 7 से 12 साल है। आरोप है कि इन बच्चों को बस से अहमदाबाद फिर ट्रेन से गोवा लाया गया, वहां तमिलनाडु में ले जाने की तैयारी थी। रेलवे पुलिस ने समय रहते इन्हें छुड़ा लिया। आरोप यह भी है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लालच देकर ले जाया गया था। और ये इसके बाद जो सामने आते हैं वो है उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत। उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि धर्मांतरण का एक पूरा सिस्टम या पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है आदिवासी इलाकों में। सांसद मन्नालाल रावत का कहना है कि ऋषभदेव थाना क्षेत्र के कानूवाड़ा गांव में एक FIR हुई, 11 लोग गिरफ्तार हुए, एक नेपाल का, एक पंजाब का। नेपाल वाले के साथ एक पाकिस्तानी नागरिक भी जुड़ा था और छत्तीसगढ़ से 3 और लोग सामने आए। ये सारे आरोप अभी FIR और जांच के स्तर पे हैं, कोर्ट में साबित नहीं है। सांसद रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखे NIA और CBI से गहन जांच की मांग की है, जिसमें डूंगरपुर के बिछीवाड़ा और बांसवाड़ा के कालिंजरा जैसी जगहों का जिक्र भी है। मन्नालाल रावत ये भी आरोप लगाते हैं कि राजस्थान की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता खुद कानूवाड़ा जाकर कह चुका है कि धर्मांतरण एक अधिकार है और आदिवासी हिंदू नहीं है। ऐसी मार्केटिंग करने वाली नई पार्टियां खड़ी हो गई हैं। किसी पार्टी का नाम उन्होंने सीधा नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है। और यहीं से कहानी जुड़ती एक बड़े मुद्दे से, आदिवासी पहचान की राजनीति। बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद और भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP के नेता राजकुमार रोत का एक पुराना बार बार दोहराया गया रुख है, आदिवासी समाज न हिंदू है, न मुस्लिम, न बौद्ध। उसके मुताबिक आदिवासी समुदाय की अपनी अलग धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है। मावजी महाराज, गोविंद गुरु महाराज और मामा बालेश्वर दयाल को मानने वाली परंपरा। तो ये मांग देश भर में चल रही उस बड़ी बहस से जुड़ी है, जिसे सरना कोड जैसी मांगों में झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी देखा गया है। तो यहाँ 2 बहस आपस में मिल जाती है। क्या धर्मांतरण हो रहा है, ये कानूनी सवाल है, और क्या आदिवासी समाज की अपनी मौलिक धार्मिक पहचान है, ये संवैधानिक और सामाजिक सवाल। सांसद रावत का आरोप है कि दूसरी बहस को हथियार बनाकर पहली बहस को वैधता दी जा रही है। वहीं आदिवासी अधिकारों की बात करने वाले नेता इसे उल्टा देखते हैं। अब यही पहचान की बहस घरेलू मंच से निकलकर बीते हफ्ते संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची और इस कहानी का एक नया और थोड़ा सा विस्फोटक मोड़ शुरू होता है, जब राजकुमार रोत जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 13 से 17 जुलाई 2026 के बीच संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक बड़े सम्मेलन EMRIP यानी एक्सपर्ट मैकेनिज्म ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल्स, उसके 19वें सत्र में आदिवासी अधिकारों पर UN का एक विशेष मंच था। और उस पर प्रतिनिधित्व करने के लिए राजकुमार रोत को मौका मिला था आदिवासी समाज की बात करने के लिए, भारत के आदिवासी समाज की बात के लिए। रोत ने सोशल मीडिया पर इसे गर्व का पल बताया और जिनेवा पहुंच के उन्होंने क्या कुछ कहा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हम आपको सुना रहे हैं। धन्यवाद जौहर। मैं राजकुमार रोत भारत से संसद सदस्य हूं। मैं एक ऐसे देश से आया हूं जिसका संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस अवसर पर मैं भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर को आदिवासी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी सम्मान के साथ याद करता हूं और अपना समाधान जयपाल श्री मुंडा तक पहुंचाया, जो स्वदेशी आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रश्न सभा में पारंपरिक भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत के आरक्षण पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ।
भारत में बिल समुदाय बिल बोलता है, गोंड समुदाय गोंड बोलता है, संथाल समुदाय संथाल बोलता है, मेना समुदाय मेना बोलता है, बोडो समुदाय बोडो भाषा बोलता है और कई अन्य आदिवासी समुदाय उरव और कोरबी समेत इनकी अनूठी भाषाएं और बोलियां हजारों वर्षों से उनकी पहचान का हिस्सा रही हैं। मैं संयुक्त राष्ट्र से आग्रह करता हूं कि वह आदिवासी भाषाओं और सीधे तौर पर भारत के साथ साथ स्वदेशी समुदायों के संरक्षण, संवर्धन और पुनरुद्धार के लिए प्रभावी उपाय करे। अंडमान और निकोबार द्वीप में रहने वाले अन्य उच्च गलियारे और आदिवासी समुदाय, ये समुदाय अपनी मौजूदा भाषाओं, संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली के लिए गंभीर खतरे के लिए मंत्रालय द्वारा ग्रेट निकोबार मेगा परियोजना और अन्य विकास गतिविधियों को पेश करने से काफी हद तक अलग थलग रहते हैं। यह एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जो हमारी संपूर्ण सामूहिक जिम्मेदारी और तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है। तो इस संबोधन में यह बात जो है वो भारत में सीधा राजनीतिक तूफान खड़ा कर देती है। रोथ ने यूएन के मंच से कहा कि भारत सरकार के उस लंबे समय से चले आ रहे रुख से सहमत नहीं है, जिसमें कहा जाता है कि अलग से इंडिजिनस पीपल यानी मूल निवासी कोई अलग श्रेणी नहीं है। ये भारत सरकार का दशकों पुराना आधिकारिक स्टैंड रहा है, क्योंकि पूरे भारत की आबादी अलग अलग समय पर आई और बसी हुई मानी जाती है, इसलिए किसी एक समुदाय को खास तौर पर मूल निवासी का दर्जा देना उचित नहीं है। रोथ इसके उल्टे तर्क देते हैं, इसका उलट तर्क देते हैं और कहते हैं कि भारत में प्रोटो, ऑस्ट्रोलाइड, निग्रिटो, द्रविड़ और मंगोलाइड जैसे नस्लीय समूह से जुड़े आदिवासी समुदाय रहते हैं। देश में 705 अनुसूचित जनजातियां हैं जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक सामाजिक पहचान है और जिन्हें भारतीय संविधान के तहत मान्यता है। रोथ ये भी कहते हैं कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी करीब 14 करोड़ है और उसके मुताबिक यही समुदाय भारत के असली इंडिजिनस पीपल हैं। तो अपने संबोधन में राजकुमार रोथ एक कानूनी आधार भी देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू के कैलाश बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले 2011 का जो फैसला था उसका हवाला देते हैं और कहते हैं कि अनुसूचित जनजातियां भारत के मूल निवासियों की वंशज हैं। रोथ ने इसे अपने तर्क के समर्थन में एक अहम न्यायिक आधार भी बताया। रोथ ने कहा कि यूएन जैसे वैश्विक मंच पर भील आदिवासी समाज और देश के आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है और ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि करोड़ों आदिवासी भाई बहनों की आवाज है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये बयान भारत लौटते ही सियासी तूफान के रूप में सामने आ रहा है। राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। राठौड़ का कहना है कि अगर सांसद रोथ को किसी विषय पे आपत्ति है तो उसे देश के भीतर किसी सही मंच पे उठाना चाहिए। विदेश जाकर भारत की छवि को प्रभावित करने वाला बयान नहीं देना चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा कि संसद ने संविधान की शपथ लेने वाले सांसद सदस्यता ग्रहण करते हैं शपथ लेके, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वे संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा का पालन करें। और मदन राठौड़ ये भी कह रहे हैं कि उनकी किसी विषय पर तथ्यात्मक शिकायत है तो उसे संसद, सरकार या सक्षम संस्थाओं के सामने रखना चाहिए, न कि इंटरनेशनल मंच पर देश से जुड़े आरोप लगाने चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह भी कहा, भारत एक मजबूत डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है जहां अपनी बात रखने के लिए संसद, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऐसे में इसे एक इंटरनेशनल मंच पर ले जाना ठीक नहीं है। और ये कहा जा गया है कि सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि ये कोई नई बहस नहीं। इंडिजिनस पीपल की परिभाषा को लेकर भारत का सरकारी रुख दशकों से एक जैसा रहा है और दुनिया भर के कई देशों में भी इस शब्द को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद है। लेकिन ये जब एक सिटिंग सांसद खुद ये बहस जो है सिटिंग सांसद खुद यूएन के मंच से छेड़ दे तो इसका असर सिर्फ कूटनीतिक नहीं, सीधा सीधा घरेलू पॉलिटिक्स पे भी पड़ता है। और खासकर तब जब वही सांसद पहले से भील प्रदेश और आदिवासी धार्मिक पहचान जैसी मांगों का बड़ा चेहरा हो। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ आदिवासी अधिकारों की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की बात है, जैसा रोथ खुद कहते हैं, या ये भील प्रदेश और अलग आदिवासी पहचान की मांग को वैश्विक मान्यता दिलाने की एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये बड़ी चीज है और अब ये जो है राजस्थान पॉलिटिक्स में बहस का विषय है। और यहाँ एक असली बड़ी तस्वीर भी है कि भील प्रदेश की मांग, जिसे रोथ यूएन वाला बयान सीधे तौर पे उनका कनेक्ट होता नजर आता है। 17 जुलाई को ही
17, 18, 19 को राजस्थान में भील प्रदेश की मांग को लेके विरोध, और पहले एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये मांग खासा पुरानी है। 15 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पे अंग्रेजों और रियासत की सेना ने गोविंद गुरु के नेतृत्व में जुटे आदिवासियों पर गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मारे गए, 1500 से अधिक की संख्या, जिसे आदिवासी जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो अब ये पुराना हिस्टोरिकल है और आज की मांग है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल इलाकों को मिलाकर करीब 39 जिलों का अलग भील प्रदेश बनाया जाए। दिसंबर 2024 में रोहत खुद गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ये मांग रख चुके हैं। तो रोहत और बीएपी का एक तर्क है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आदिवासी इलाकों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, न एजुकेशन दी गई, न रोजगार, न शिक्षा, और सिर्फ पलायन, और युवा मजदूरी के लिए मजबूरी में पलायन करते हैं। तो अब सोचिए कि घरेलू स्तर पर अलग राज्य की मांग, धार्मिक स्तर पर अलग पहचान की मांग, और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग इंडिजिनस पीपल की मान्यता की मांग, ये तीनों धागे एक ही बड़ी राजनीतिक कहानी के हिस्से नजर आने लगे। इसलिए ये मुद्दा अब सिर्फ राजस्थान की स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है, इसका एक वैश्विक आयाम, ग्लोबल डायमेंशन भी जुड़ता है। और इस पूरी बहस के पीछे एक सीधा राजनीतिक टकराव भी है। सांसद मन्नालाल रावत बीजेपी बनाम सांसद राजकुमार रोत बीएपी, दोनों के बीच बयानबाजी नई नहीं है। इसी साल रावत बीएपी को लुटेरी गैंग का तमगा दे चुके हैं और अब यूएन वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का सीधा हमला है। तो अब एक नया मोर्चा खुला है जो सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं, राष्ट्रीय छवि के सवाल तक पहुंचा है। सवाल उठता है कि क्या धर्मांतरण वाला आरोप और यूएन वाला विवाद दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, या इन्हें जोड़कर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई की तस्वीर की तरह देखा जाना चाहिए। ठीक उस वक्त जब बागड़ मेवाड़ इलाका में बीएपी तेजी से मजबूत हो रही है और भील प्रदेश आंदोलन फिर से सड़कों पे है। अब यहाँ हम किसी एक पक्ष का फैसला नहीं सुना रहे हैं, ये अदालत, जांच एजेंसियों और जनता के फैसले का विषय है। लेकिन एक जागरूक दर्शक के तौर पे आपको हर एंगल देखना चाहिए और ये जरूरी है कि हम हर एंगल दिखाने की कोशिश भी करें। तो निचोड़ क्या निकलता है, तो अब इसमें देखो तो चार चीजें साफ साफ अलग अलग करके देखने की जरूरत है। एक, क्या नाबालिग आदिवासी बच्चों की तस्करी और भ्रामक तरीके से राज्य से बाहर ले जाने का मामला गंभीर है? बिल्कुल है, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे इसके पीछे कोई भी हो। दूसरा, क्या आदिवासी समाज की अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का सवाल एक वैध संवैधानिक बहस? हाँ बिल्कुल है, और उसे धर्मांतरण के आरोपों के साथ मिलाकर खारिज नहीं किया जा सकता। तीसरा, क्या भारत में इंडिजिनस पीपल जैसी अलग श्रेणी होनी चाहिए जैसा रुख का तर्क है, या भारत सरकार का रुख सही है कि ऐसी कोई अलग श्रेणी व्यवहारिक नहीं है? यह भी एक गंभीर और संवैधानिक एकेडमिक बहस है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। चौथा, क्या किसी सांसद का घरेलू मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित परंपरा है, या यह आदिवासी समाज की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का एक जायज जरिया है? यही सवाल अब सबसे ज्यादा बहस में है। खैर, असली सवाल वहीं खड़ा है, डेवलपमेंट का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का। तो सच में आदिवासी इलाकों तक पहुंच रहे होते तो शायद न बच्चों को झांसे में लेने वाली गुंजाइश बचती, न पहचान की राजनीति इतनी तीखी होती, और न इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाने की नौबत आती। तो ये दक्षिण राजस्थान की सबसे उलझी हुई, सबसे संवेदनशील और अब सब अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी खबर का एक विश्लेषण हम आपके सामने कर रहे थे। अगर आपने हमारा भील प्रदेश वाला डीप डाइव वीडियो नहीं देखा तो लिंक हम स्क्रीन पे दे रहे हैं। कमेंट में आपको बताइए कि आपको क्या लगता है कि राजकुमार रोत का यूएन बयान आदिवासी हक की आवाज है या सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश? थिंक 360 के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।